बड़े भैया हिंदी कहानी भाग 3। सिम्मी के कमरे में झांका। कमरा खाली था। ध्यान से देखा तो उसका सूटकेस भी नदारद था। अनिकेत भी गायब था। यही उसे समझाना चाहता हूँ कि आगे से ऐसा नहीं होगा। बस उसे थोड़ा मेरे माता पिता से इज्जत से पेश आना चाहिए। तुम्हारा मतलब है मेरी बहन बदतमीज़ है? बड़े भैया ने क्रोध से पूछा। अनिकेत ने तुरंत बचाव करते हुए कहा, जी नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा थोड़ा सम्मान से पेश आए। आखिर वे मेरे माता पिता हैं। ओह, बड़े भैया ने व्यंग से कहा, सम्मान से पेश नहीं आती? पढ़ा कर तो तुम भी आते हो। क्या आते ही झाड़ू पोछा और खाना बनाने लगते हो? थोड़ी देर तो नवाब साहब की तरह बैठकर चाय नाश्ते का इंतज़ार करते ही हो। अनिकेत उत्तर के लिए सही शब्द न पा सका। उसकी जीभ लड़खड़ा गई। अरे, आते ही थकी मंदी लड़की से सब यह उम्मीद करे कि काम में जुट जाए और सम्मान से भी पेश आए। यह सोचकर तुमने एक पढ़ी लिखी लड़की के साथ बड़ा अन्याय किया है। बड़े भैया ने सिर हिलाते हुए कहा, भैया आप समझ नहीं रहे हैं। अनिकेत ने तीव्र स्वर में कहा, वह किसी भी सूरत में मुझसे और मेरे परिवार से घुल मिल कर नहीं रहना चाहती। यानी तुमने उसे और उसने तुम्हें समझने में भूल की है। यह शादी तुमने भावना में बहकर जल्दबाजी में कर ली। भैया ने तीखा प्रश्न किया। जी, ऐसा तो नहीं था, अनिकेत ने हकलाते हुए कहा। हमने सारे पहलुओं पर अच्छी तरह से गौर कर लिया था। असलियत की दुनिया कल्पना के संसार से बहुत अलग होती है न दामाद बाबू? बड़े भैया ने कटु व्यंग से पूछा। अब जब समझ ही लिया है कि यह शादी एक भूल थी तो यहाँ क्या करने आए हो? मैं उसे समझाना चाहता हूँ, अनिकेत ने धीरे से कहा। यानी तुम्हारे दिल में अभी भी उसके लिए थोड़ी जगह है? भैया कुटिलता से मुस्कुराए। अनिकेत सिर झुकाकर नीचे देखने लगा। सुनो दामाद बाबू, सिम्मी तुमसे न तो मिलेगी और न ही यहाँ से जाएगी, भैया ने दृढ़ता से कहा। तुम जा सकते हो, अनिकेत ने भी उतनी ही दृढ़ता से उत्तर दिया। भैया, काजल से बिना मिले मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। पति पत्नी के बीच में आप क्यों आते हो? मुझे एक मौका दीजिए। कैसा पति, कैसी पत्नी? बड़े भैया ने कटुता से ऊंचे स्वर में कहा ताकि काजल भी साफ साफ सुन ले। सिम्मी तुम्हारा घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ आई है, यह अच्छी तरह समझ लो। काजल के कलेजे पर सांप लौट रहे थे। उसे ऐसी आशा न थी कि बड़े भैया अनिकेत का इतना अपमान करेंगे। उसे अनिकेत पर न जाने क्यों तरस आने लगा। जो भी हो, मैं मिलकर ही जाऊंगा, अनिकेत ने काजल के कमरे की ओर बढ़ते हुए कहा। ठहर जाओ, बड़े भैया ने डांट कर कहा। मैं इतना कमीना तो नहीं हूँ कि तुम्हें घर से बाहर उठाकर फेंक दूँ, पर सिम्मी से मिलने की आज्ञा कभी नहीं दूंगा। इधर वाला कमरा खाली है, वहाँ जब तक मर्जी हो रहो, पर सिम्मी से मिलने की कोशिश मत करना। अनिकेत लाचारी से कमरे में चला गया। काजल थोड़ी देर में बाहर आई तो चेहरे पर परेशानी झलक रही थी। बड़े भैया ने रूखे स्वर में कहा, मैंने अनिकेत को डांट दिया है। अगर अपनी और मेरी इज्जत प्यारी है तो उससे बात मत करना। अब तुम हमेशा हमेशा के लिए यहाँ रहो। हाँ, नौकर के हाथ नाश्ता और खाना कमरे में ही भिजवा देना। मैं बाहर उसकी सूरत भी नहीं देखना चाहता, समझी? बड़े भैया 2 दिनों तक दीवार बने बीच के कमरे में आराम कुर्सी लगाकर बैठे रहे। दफ्तर से भी छुट्टी ले ली थी। काजल पर पूरा विश्वास था कि वह अनिकेत से बात नहीं करेगी। अनिकेत के ऊपर ही पहारा लगाया हुआ था कि वह उकता कर चला जाएगा। बड़े भैया अपनी कूटनीति पर मुस्कुरा रहे थे। वे पहले ही जानते थे कि इस तरह की शादी में
कोई दम नहीं होता, पर पागलों को भला कोई समझा सकता है क्या? 3 दिन हो गए। बड़े भैया ने हड़बड़ा कर आंखें खोली। न जाने कब आग लग गई थी। दिन चढ़ आया था। अखबार वाला कभी का अखबार बालकनी में फेंक कर चला गया था। अजीब सा सूनापन था। सिम्मी, बड़े भैया ने पुकारा। अरे, चाय वाय मिलेगी या नहीं? कोई उत्तर नहीं। सिम्मी के कमरे में झांका, कमरा खाली था। ध्यान से देखा तो उसका सूटकेस भी नदारद था। अनिकेत भी गायब था। कहाँ गए? और तब बड़े भैया ठठाकर हंस पड़े। आखिर उनकी तरकीब काम कर गई थी। अगले साल काजल गोद में अपना बच्चा लेकर बड़े भैया के पास आई। अनिकेत साथ में था। बड़े भैया खिलखिलाकर हंस पड़े। अब तुम दोनों उस चेक के हकदार हो जो मैंने तुम्हारी शादी के लिए रखा हुआ था। बचा भी है, इसलिए सूद के साथ बोनस भी दे रहा हूँ। अब आशा करता हूँ कि तुम दोनों हमेशा हमेशा एक दूसरे के साथ रहोगे। दोनों ने शर्मा कर मुंह नीचे कर लिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।